सेल्यूलॉइड के सितारे। आज सुनिए फिल्म जगत के एक वादक कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयंतीलाल गोशर से रेणु बंसल की बातचीत। दोस्तों नमस्कार। फिल्म संगीत बहुत से वाद्यों का संगम है। संगीत की सफलता संगीतकार के विजन और उसके द्वारा साजों के चयन पर निर्भर करती है। कुछ संगीतकार कम साजों में विश्वास रखते हैं और कुछ बड़े और ज्यादा साजों को शामिल करते हैं। संगीत की इन्हीं धुनों पर हम मदमस्त जरूर होते हैं और कुछ धुनें हमारे दिल में घर कर जाती हैं। लेकिन कभी कभी ये ख्याल भी आता है मन में कि पर्दे के पीछे छुपे इन कलाकारों के हुनर को हम सलाम करें, क्योंकि यही संगीत में जान फूंकते हैं। आज ऐसे ही कलाकार को हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। रबाब, मेंडोलिन, गिटार, ऊद, बलालाइका और टेनर बेंजो वादक आप हैं जयंतीलाल गोशर। लगभग 30 वर्षों से फिल्म इंडस्ट्री में कार्यरत हैं और लगभग सभी जाने माने संगीत निर्देशकों के साथ आपने काम किया है। जयंतीलाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 जैसे कि मैंने कहा कि आप जैसे कलाकार संगीत में जान फूंकते हैं, आप ही ऑर्केस्ट्रा के मेंबर्स होते हैं, तो आप बताइए कि आप इंडस्ट्री में कैसे आए और इतने सारे जो साज हैं आपने कब और क्यों सीखे? सबसे पहले तो श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, और मुझे यहाँ बुलाया गया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत तो स्कूल से हुई। मैं सीखना शुरू किया क्योंकि मेरे पिताजी फ्लूट बजाते थे। 1950 में वो भी ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट थे, और ऑल इंडिया पे जब उन्होंने बजाया उसके बाद उनकी इच्छा थी कुछ बनना, लेकिन वो शायद नहीं बन पाए क्योंकि कम्युनिटी में, कच्छी कम्युनिटी से हूँ। कच्छी लोग म्यूज़िक में मिलेंगे नहीं आपको। हम लोग ज़्यादातर शेयर मार्केट या कॉटन बिजनेस में ही रहते, लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं म्यूजिशियन बनूं। स्कूल में एज ए हॉबी सीखना शुरू किया, फिर कॉलेज में गया तो वहाँ बस ऐसे ही संगीत मंडल, सेंट जेवियर्स कॉलेज में संगीत मंडल में फिर मैं बजाना शुरू किया। मैं आपके पिताजी का नाम जानना चाहूंगी और वो किस केंद्र पर काम करते थे? पिताजी काम नहीं करते थे, बट उनको ऑल इंडिया रेडियो आर्टिस्ट अप्रूवल मिला था 1950 में, मुझे पता है। मतलब जो उन्होंने बताया, तब मैं तो पैदा नहीं हुआ था जी। लेकिन उन्होंने 1950 में ऑल इंडिया रेडियो से उनको अप्रूवल मिला था। पिताजी का नाम है रायशी गोशर जी। तो बाद में तो उन्होंने छोड़ दिया बांसुरी बजाना, वो बिजनेस में लग गए। हमारा फैमिली बिजनेस था शेयर मार्केट का, और फिर तो म्यूज़िक उनकी ज़िंदगी से हट गया। शादी हो गई, हम पैदा हो गए। फिर मैंने जब स्कूल में सीखना शुरू किया तो ये अप्रिशिएट में मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डैडी की तरफ से। एंड कॉलेज के बाद बस ऐसे ही मौका मिलता गया, तो मैं बेसिकली आप बोल सकते एक ऑर्केस्ट्रा वादक बोल सकते, वहीं से मेरी शुरुआत हुई। पहले मैंडोलिन बजाया। सबसे मैंडोलिन की मशहूर धुन है घर आया मेरा परदेसी, शंकर जयकिशन की। बजता था तो लोग खड़े हो जाते थे जी। उससे शुरू हुआ। फिर हमारी कॉलेज में मेरे साथ पढ़ते थे पंकज उदास जी, उन्होंने तब ग्रुप शुरू किया। तो पहला उन्होंने मुझे बजाने के लिए बुलाया। एज ए प्रोफेशनल नहीं बोल सकते, बस दोस्त थे, तो बोला चलो आप भी बजाओ हमारे साथ। तो वहीं से मेरी शुरुआत हो गई। फिर आहिस्ता करते मैं ऑर्केस्ट्रा में, मैं महेश कुमार एंड पार्टी के साथ करीबन 2 साल काम किया, 500 प्रोग्राम बजाए। उसके बाद लॉ कर रहा था तो मुझे मौका मिल गया, मैं कमल बारोट जी के साथ ईस्ट अफ्रीका चले गया, तो मेरा लॉ अधूरा रह गया, ग्रेजुएशन कर पाया। कमल बारोट जी के साथ जाके जब मैं वापस आया 78 में, तो फिल्म इंडस्ट्री का एग्ज़ाम दिया, सिने म्यूजिशियन एसोसिएशन का, वहाँ पास हो गया, और मेरी ज़िंदगी की शुरुआत ऐसे फिल्म इंडस्ट्री से हो गई। जयंतीलाल जी, संगीत हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है।
हर कदम पर संगीत है, लेकिन जिस संगीत की हम बात कर रहे हैं और जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस दौर में संगीत को बहुत अच्छा प्रोफेशनली नहीं माना जाता था, क्योंकि ये जीवन का एक ऐसा हिस्सा नहीं बन सकता जिसके ऊपर आपका जीवन यापन हो। शौक के लिए संगीत बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप संगीत को व्यवसाय बनाए, ये घर के लोग नहीं मानते थे। तो इस बात पे एक किस्सा मैं ज़रूर कहूँगा आपको कि जब मैंने कॉलेज ख़त्म की और जब मैं प्रोग्राम बजाना शुरू किया तो मेरे अंकल, मेरे मामा, चाचा जो भी थे, सभी मुझे ऐसा पूछते थे, क्योंकि हाँ संगीत म्यूजिक तो ठीक है तू कर रहा है, लेकिन बाकी काम क्या कर रहा है। हाँ, यही मैं जानना तो चाह ये रही थी। लोग मुझे पूछते थे तो मैं बोलता था यही मेरा काम है। तो ताजुब थे, मतलब वाकई मेरी इस वजह से शायद शादी भी लेट हुई। लड़की बोलेंगे कि लड़का कोई काम, तो म्यूजिक उस समय आज से 30 साल पहले कोई कैरियर नहीं मानता था। आज लोग म्यूजिक को, आज जो टेलीविजन ने इतना पॉपुलर कर दिया कि हर फैमिली में कोई ना कोई म्यूजिक सीखता है, और उसमें से मतलब हर 10 फैमिली में से एक लड़का ऐसा है जो सोचता है कि मैं मेरी कैरियर म्यूजिक में बनाऊं। हालांकि काफी कंपटीशन है, उस समय कंपटीशन नहीं थी, बट लोग इसको व्यवसाय नहीं समझते थे। आज म्यूजिक को लोग व्यवसाय समझते हैं। तो ये मेरा तजुर्बा रहा 30 सालों में, देखते 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 म्यूजिक कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो उसी तजुर्बे को हम भी जानना चाहेंगे। तब जिस वक्त आप फिल्म इंडस्ट्री में आए थे, तब जो गाने बनते थे, गायक, संगीतकार, लेखक, आर्टिस्ट सब बैठ के रियाज करते थे, और धुनें जब बनती थी तो वो साजों पे बनती थी। आज यही साज जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। तो ये जो अंतर आया है और ये जो सफर है, इसका बदलता रूप जो आपने देखा है, आप हमें बताइए। देखो, एक जमाना था हम खत लिखते थे, खत 1 महीने के बाद गांव में जाके मिलता था या 15 दिन के बाद मिलता था, लेकिन उस खत को पढ़ने की कितनी खुशी होती थी आदमी को। आज एसएमएस का जमाना आ गया, मतलब 1 सेकंड में आपने एसएमएस करा, पढ़ लिया और डिलीट कर दिया, बस। तो यही फर्क है, वो लोग खत संभाल के रखते थे कि ये मेरे भाई का खत आया है, बहन का खत आया है, पिताजी का खत आया है, और आज एसएमएस कोई संभाल के रखता नहीं, पढ़ लिया डिलीट कर दिया, बस। यही फर्क है आज के म्यूजिक में और पुराने म्यूजिक में, कि आज भी लोग पुराना संगीत संभाल के रखे हुए। आज आप किसको पूछोगे कि आज के 10 साल 5 साल पहले की पिक्चर का कोई गाना है आपके पास, नहीं बोलेगा। लेकिन आप पूछोगे कि मुगले आजम का गाना है, तो वो सीडी हर एक इंसान के घर में होगी शायद, बस। तो ये फर्क है। आपने बताया कि आपके संगीत की शुरुआत बांसुरी से हुई थी। पिताजी को देखकर आपके संगीत का शौक जागा था, तो मैंडोलिन आपने कॉलेज में बजाना सीखा। उसके बाद रबाब है, गिटार है, 3 तरह के गिटार हैं, या तो मैं कहूँगी कि बहुत तरह के गिटार होते हैं, आप 3 तरह के बजाते हैं। आपने बताया है कि ऊद है और एक रशियन इंस्ट्रूमेंट है बलालिका, और टेनर बेंजो। ये सब आपके सफर में कैसे साथी बन गए? मैंडोलिन से शुरुआत की तो मतलब उस जमाने में मुकेश जी के गाने, शंकर जयकिशन के, उसमें काफ़ी मैंडोलिन यूज़ होता था, तो मैंडोलिन एक लगाव आ गया था। फिर जब ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हुआ, 3-4 साल बजाने के बाद महसूस हुआ कि भाई गिटार की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। तो मेरे गुरुजी के छोटे भाई है हनी सातमकर, मेरे गुरुजी है बेनी सातमकर, तो हनी और मैं दोनों ही मैंडोलिन बजाते थे स्टेज पे। काफ़ी ड्रामा, क्लासिकल कॉन्सर्ट्स, मतलब क्लासिकल ड्रामा में कथक डांस के साथ बजाना। फिर ज़रूरत महसूस हुई कि गिटार सीखने से काम ज़्यादा मिलेगा, या गिटार की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी, तो हम लोग मैंने और हनी दोनों ने गिटार सीखना शुरू किया। और म्यूज़िक की मालूमात तो थी, सिखाया हुआ था, खाली गिटार की एक टेक्निक। तो उस दौरान लोगों को गिटार की डिमांड बढ़ने लगी थी, तो हमने गिटार सीखना शुरू किया और काम शुरू हो गया। तो इस तरह से गिटार मेरी लाइफ में आ गई कि भाई काम मिलेगा ज़्यादा, और पॉपुलैरिटी भी थी उस इंस्ट्रूमेंट की। उसके बाद जब इंडस्ट्री ज्वाइन की, तो जब हम फॉरेन गए, तो मैंडोलिन से कनेक्टेड क्या इंस्ट्रूमेंट है सीखने चाहिए, वो एक शौक था कि हर नई चीज़ सीखना, नई चीज़ मुझे आनी चाहिए। तो हमने बैंजो खरीदा 1980 में, वो लेके आया मैं लंदन से, जब कल्याण जी भाई के साथ गया था मैं टूर के लिए। बैंजो और बालालाइका वहाँ से लेके आया, तो वो सीखा। इस तरह से बालालाइका और बैंजो एंटर हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया कि रबाब प्लेयर कोई इंडस्ट्री में था नहीं, भूपी जी बजाते थे, भूपेंद्र सिंह जी, जो आपने गाना सुना होगा यम्मा यम्मा। उसके बाद उन्होंने बहुत बजाना कम कर दिया, तो रबाब उनका ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो इलिया राजा जी
को एक पिक्चर कर रहे थे लद्दाख के ऊपर, आई लव माई इंडिया, तो उनको रबाब प्लेयर की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो उन्होंने उत्तम जी को बोला कि भाई आप कोई बम्बई से रबाब प्लेयर चाहिए। तो उत्तम जी ने मुझे पूछा रबाब बजाएगा क्या? तो मैं बोला मेरे पास साज है नहीं, अगर हाथ में आएगा एक 6 महीना लेके बैठूंगा तो आ जाएगी बात। तो उन्होंने मुझे रबाब गिफ्ट किया और वो आज मैं जो रबाब बजाया हूँ मुझे उत्तम जी ने गिफ्ट किया है। और वहाँ से मेरी रबाब बजाने की शुरुआत हो गई। मैं पहली पिक्चर बजाने मद्रास गया था, उसके बाद तो मैंने सुपरहिट फिल्म बजाई माचिस, जो आपने सुनी होगी, चप्पा चप्पा चरखा चले। जयंतीलाल जी, जब माचिस फिल्म के गाने की बात चली है तो वो चप्पा चप्पा चरखा चले का जो गाना है, तो गाने के साथ साथ उसका ओपनिंग म्यूजिक है, क्यों ना अभी हम सुन लें? जरूर जरूर सुन। माचिस फिल्म में रबाब तो पूरी फिल्म में बजा, उसके साथ साथ इस गाने में या कहें माचिस फिल्म के दूसरे गानों में कौन कौन से साज थे जो ज्यादा प्रोमिनेंट थे? मेन पॉपुलर गाना यही था और इसमें 2 ही इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज हुए, रिदम और रबाब। बाकी तो हरिहरन जी और सुरेश वाडकर जी की वॉइस है, पूरा गाना गाना ही गाना है, बट एक ही पीस है जो पूरे गाने को शुरुआत देता है। बाकी मेन ढोल है और रबाब है। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। चटखोरी जब कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। अच्छी मुंडेर के तले चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। आपने हमें बताया था कि जो रबाब है आपको उत्तम जी ने प्रेजेंट किया था और आपने कितने दिन उस पर रियाज किया और आपके हाथ साफ हो गए? काफ़ी 1-1.5 महीने तक मैंने बाजा लेके रोज ही बैठता था, 5 घंटा 6 घंटा करते 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 एक दिन आ गया जब उत्तम जी ने बोला जयंती जाएगा। मैं बोला चलो। फिर मैं मद्रास गया, वहाँ इलियाराजा जी के साथ करीबन 6 दिन उस पिक्चर का बैकग्राउंड बजाया। आई लव इंडिया, लद्दाख के ऊपर पूरी पिक्चर है, और वहाँ से मेरी रबाब की जर्नी शुरू हुई। बाकी साज आप मैंडोलिन सुन सकते हैं, हम आपके कौन मैंने प्यार किया, और मैंडोलिन का सबसे सुपरहिट गाना मेरी ज़िंदगी का है तुझे देखा तो ये जाना सनम, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तो क्यों ना आगे बात करने से पहले उस गाने को इस वक्त हम सुन लें? जरूर जरूर सुनिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम।
ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, तेरी बाहों में मर जाएं हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तुझे देखा तो ये जाना सनम। आ जाते हैं फिर से अपनी बातचीत पर। और इस गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आपने मैंडोलिन बजाना सीखा, उसके बाद रबाब और उसके बाद ऊद, और ये जितने साज आप जैसे जैसे आप रमते गए संगीत में, यही कहूँगी कि जैसे जैसे आप रमते गए संगीत में तो आपको ज़रूरत महसूस हुई कि नए नए साज़ों को सीखा जाए। और इनमें से ज़्यादातर जो साज हैं वो सब स्ट्रिंग्ड हैं, तो इनमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो उसमें क्या कॉमन होता है या क्या मुश्किल होता है, क्या अलग होता है? कॉमन तो सुर है जी, सुर सभी सारे गामा पादा नीसा वही है, खाली हर एक बाजा हर इंस्ट्रूमेंट का एक बजाने का स्टाइल अलग है, उसका एक टोन अलग है, बस उस पर मास्टरी लानी है और उसका एक ही है उपाय, रियाज। तो हर इंस्ट्रूमेंट जब मेरे हाथ में नया आया तो उसको काफ़ी रियाज करके शुरू किया। जैसे बैंजो मैंने शुरू किया तो उस समय जगजीत सिंह के साथ मैं काम कर रहा था, तो उनको मैंने सुनाया तो बोले हम आज तक गज़ल में बैंजो यूज़ नहीं हुआ। तो पहला गाना आपने सुना होगा कागज़ की कश्ती ये बारिश का पानी, तो उस पे बैंजो का पीस मैंने बजाया जो इतना सुपरहिट है, जो आज तक लोग सुनते हैं। शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो
बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा तो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जयंतीलाल जी, हमें ये बताइए कि एक गाने में कम से कम वो कौन से जरूरी साज हैं जो शामिल होते ही हैं? मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन से हर गाने में कितने साज चाहिए, क्योंकि एक ज़माना था जब शंकर जयकिशन जी 100 उनका ऑर्केस्ट्रा बहुत बड़ा हुआ करता था। उसके बाद नौशाद साहब के यहाँ बहुत बड़ा ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, उनका भी बहुत बड़ा, आर.डी. बर्मन साहब, उनका भी, सभी के साथ मैंने काम किया। पर उस जमाने में भी नौशाद साहब के सामने इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर थे, जैसे कि सी रामचंद्र जी है और O.P. नैयर साहब, जिन्होंने सिर्फ 3 इंस्ट्रूमेंट में गाना रिकॉर्ड किया। और आज तक वो गाने, जैसे आप घोड़ा गाड़ी वाले गाने सुनते तो सिर्फ एक घोड़े की टाप, एक गिटार और एक रिदम, उन पे गाने रिकॉर्ड किए। तो ज़रूरी नहीं कि कौन से और कितने इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो, डिपेंड्स ऑन किस प्रकार का गाना है। जैसे भजन होगा तो आप सिर्फ एक पखावाज, एक तबला, एक सितार और एक फ्लूट से पूरा गाना रिकॉर्ड कर सकते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कितने, बट हर गाने की एक ज़रूरियत क्या है, उसके मुताबिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। जैसे फिल्म संगीत में बहुत से साज बजते हैं और गज़लें हैं, उनमें बहुत कम साजों का प्रयोग होता है, जिसमें से जगजीत सिंह जी के लिए तो ये बहुत माना जाता है कि वो बहुत ही कम साजों में काम करते हैं। कभी कभी तो सिर्फ गिटार पे उनकी गज़ल रिकॉर्ड हो जाती है। जगजीत सिंह के साथ मैंने काफ़ी साल काम किया। वो एक एक्सपेरिमेंटल गज़ल सिंगर आप बोल सकते हो। उन्होंने गज़ल फील्ड में, गज़ल गायकी बोलेंगे तो लोग, गज़ल मेनली डिपेंड्स ऑन वर्ड्स, उनकी शायरी के ऊपर डिपेंड होता है। म्यूजिकली उसको काफ़ी कुछ जगजीत सिंह ने उसको लाया, उसमें काफ़ी नए नए साज भी उन्होंने यूज़ किए, जैसे पियानो है, गिटार है, रबाब, बैंजो, मैंडोलिन्स, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए। नहीं तो बेसिकली पहले गज़ल क्या होता था कि एक हारमोनियम हो और एक तबला हो और गज़ल सिंगिंग हो जाती थी। लेकिन गज़ल सिंगिंग को एक नया रूप जगजीत सिंह जी ने दिया और उसको काफ़ी लोगों ने फॉलो किया। उसके बाद पंकज उदास जी ने उसको थोड़ा गीत फॉर्म में लाए, गज़ल और गीत का कॉम्बिनेशन करके और गज़ल को और लाइट बना दिया। तो गज़ल सिंगिंग के लिए बहुत कम इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ये चीज़ मान नहीं सकता हूँ, लेकिन इट इज़ एन वेरी सूदिंग म्यूजिक, सो यू कैन नॉट हैव मोर लाउड, ज़्यादा लाउड म्यूजिक आप नहीं रख सकते उस प्रकार के संगीत में। बस यही फ़र्क है फिल्म म्यूजिक और गज़ल में। संगीत में जो बदलाव आ रहा है और आपने ये जो बदलाव देखा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? संगीत नहीं बदलता, संगीत वही 7 सुरों से ही बनता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि संगीत बदल जाता है,
सुर वही रहेंगे, 7 ही सुर रहेंगे, उससे बाहर तो आप कुछ बना नहीं सकते। आज तक किसी ने 8वां सुर तो ढूंढा नहीं। उसके तरीके अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है, और आप टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं जा सकते। टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करेंगे ही। एक ज़माना था, जो मैंने पहले कहा, खत, और आज ईमेल इतना फास्ट हो गया है। तो म्यूज़िक में भी वो ईमेल सिस्टम आ गया है, मैं कह सकता हूँ। बट आप हिंदुस्तानी है, आप भारतीय है, तो आपके शरीर में हिंदुस्तानी संस्कृति है ही है। आप कितना भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करें, बट आखिर में आपको हिंदुस्तानी म्यूज़िक ही कानों को अच्छा लगेगा। और जहाँ तक आप बोलते कि म्यूज़िक का बदलाव, नो डाउट, मैं 30 सालों में देखा कि आज के संगीतकार अच्छा म्यूज़िक करते हैं, बहुत अच्छे गाने बनाते हैं। ये नहीं कहूँगा कि कोई बुरा है, बट आज रूह कम लग रही है मुझे गानों में। मतलब एक जो इंसान की रूह होती है, आज मशीन गाना बजाता है और एक इंसान बजाएगा, वो फ़र्क है बस। एक रूह नहीं लगती, इसीलिए गाना आज टिकता नहीं है, उस गाने में रूह नहीं है। एक बात मैं आपसे जरूर यहाँ पर जानना चाहूंगी, जहाँ आप रूह की बात कर रहे हैं। नागिन फिल्म में जब कल्याण जी भाई क्ले वायलिन लेकर आए थे, तो बहुत सालों तक किसी को ये विश्वास नहीं हुआ था कि ये बीन नहीं बज रही है, ये क्ले वायलिन बज रही है। और वो गाना जो है नागिन फिल्म का, आज भी हम उतने ही प्यार से और उतने ही सुरीले अंदाज में सुनते हैं, और वो धुन, वो बीन आज भी हमें याद है। उसमें भी एक वजह बताऊंगा कि बीन हाथों से बजाई गई है। क्ले वायलिन था, लेकिन वो क्ले वायलिन हाथों से बजाई गई, वो मशीन ने नहीं बजाई थी। तो एक जो आदमी का, इंसान का जब हाथ चलता है, तब उसके अंदर एक उसकी आत्मा लग जाती है। और आज जितना भी गाने बनते हैं, पूरे प्रोग्रामिंग करके, पूरे कंप्यूटर पे बनते हैं, जिसमें प्रोग्राम कर दिया, बस बज रहा है, मशीन चल रहा है। आज एक ड्रमर ड्रम बजाएगा अपने हाथों से मेहनत करके, तो एक जो सॉफ्टनेस, लाउडनेस, उसकी जो फीलिंग आती है। मैं गिटार बजाऊंगा, एक कीबोर्ड का गिटार बजता है और मैं गिटार बजाऊंगा, उसमें एक जो फ़र्क है। आप एक सीडी सुनते हैं, गाना वही सुनते हैं, बट जब वही आर्टिस्ट को आप जब लाइव सुनते हैं, तो उसका एक मज़ा अलग, आपको लुत्फ अलग आता है, आप उसको ज़्यादा एंजॉय करते हैं। क्यों लोग पैसा देके लाइव शो देखने जाते हैं? क्योंकि एक इंसान को लाइव गाते हुए देखने का मज़ा अलग है। आप सारे सिंगरों को सीडी में तो घर में बहुत अच्छी साउंड सिस्टम पे सुन सकते हैं, बट वो जब लाइव परफॉर्म करता है, तो उसका एक, you can feel the enjoyment of that live playing, and that is not left in Hindi film music nowadays. तो मेरी तो एक गुजारिश रहेगी हर म्यूजिक डायरेक्टर को, हिंदी फिल्म में जितने भी काम कर रहे हैं, मैं किसी को नहीं कहूँगा कि वो कोई खराब काम कर रहे हैं, बट इफ दे यूटिलाइज लाइव इंस्ट्रूमेंट, तो गाने में और मिठास और मज़े आ जाएगी। बस यही मेरी रिक्वेस्ट है। तो इस वक्त आप हमें कौन सा पीस बजाकर सुनाएंगे, या कौन सी पसंद का जो गाना है आपका, आप हमें बताएंगे? अभी देखो, मैं आप जो बात कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक की, सारा इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया उस गाने में, फिर भी वो गाना आज भी पॉपुलर है। मेरा ही बजाया हुआ गाना है, वो फिल्म का नाम है फना। काफ़ी गाने आके चले गए, बट आज भी लोगों को फना का गाना अभी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसमें कुछ रूह है, कुछ इंसान की मेहनत है। तो वो गाना मैं आपको बजा के, उसका एक गाने की मुखड़ा है, वो मैं बजा के सुना दूंगा। दोस्तों, आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म जगत के एक वादक कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयंतीलाल गोशर से रेणु बंसल की बातचीत। सुनिए आगे का हमारा ये कार्यक्रम। मेरे हाथ में तेरा हाथ
हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए। जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास होठों के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम। जितने पास पास ख्वाबों के नजर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन भीग जाएगा। जितने पास पास धड़कन के है राज, जितने पास बूंदों के बादल, जैसे साथ साथ चंदा के है रात, जितने पास नैनों के काजल। जितने पास पास सागर के लहर, उतने पास तू रहना हम सफर। तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। जयंतीलाल जी, फिल्म फना का म्यूजिक जब रिलीज हुआ था तो लगा था कि ताज़ा हवा का झोंका वादी से आया है। बहुत सुरीला संगीत था, लोगों ने बहुत पसंद किया। ये जानना चाहूंगी कि कभी कभी होता है कि जैसे गीतकार बताते हैं कि कोई गीत 2 मिनट में या 5 मिनट में लिखा जाता है, इसी तरह से कई संगीतकार बताते हैं कि धुन 5 मिनट में बन जाती है। आप बताइए कि जब फना के गाने रिकॉर्ड हो रहे थे तो ये जो पीस आपने बजाया, आपको बहुत समय लगा या बहुत जल्दी बन गया? आज के ज़माने के हिसाब से मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। आज तो पुराने ज़माने की तरह म्यूज़िक रिकॉर्ड होता नहीं है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक अलग ट्रैक होता है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे कम समय में ये गाना बजाया होगा मैंने। मतलब 2 गाने के ट्रैक रिकॉर्ड हो गए थे और मुझे बुलाया गया। मैं सुबह 11 बजे गया और 12 बजे तक तो मैं गाने बजा के घर चले गया था। और एक ज़माना ऐसा था कि एक गाना रिकॉर्ड, जैसे आशिकी फिल्म की मैंने बजाया या दिलवाले दुल्हनिया बजाया,
तो हम लोग सुबह से रिहर्सल कर रहे हैं, फिर म्यूजिक डायरेक्टर आ रहे हैं, फिर सिंगर के साथ रिहर्सल हो रहा है, फिर माइक रिहर्सल हो रहा है, फिर रिकॉर्ड हो रहा है। तो इट यूज टू टेक 12 आवर्स टू 16 आवर्स। और आज हमारा पीस हमें बुलाया जाता है, हम आधे घंटे में बजा के घर चले जाते हैं। तो आज म्यूजिक इतना फास्ट हो गया है। तो ये गाना तो बहुत जल्दी बजाया था और मुझे पता ही नहीं था कि इतनी बड़ी पॉपुलर फिल्म बनने वाली है और इतना बड़ा गाना हिट हो जाएगा। पर जब बाहर आया, जैसे दिल वाली दुल्हनिया, हमें पता नहीं था कि ये पिक्चर इतनी बड़ी हिट हो जाएगी, बट हम जब बजाते हैं तब पूरी दिल लगा के कि भाई अच्छा से अच्छा पीस बजाए ताकि लोगों को सुनने अच्छा लगे। वो फिल्म फना के इन गानों की बात तो हमने कर ली, और बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर बात करें तो उसमें भी रबाब का इस्तेमाल हुआ है। हाँ, काफी सारे पीसीज है मेरी पूरी पिक्चर में। एक वक्त, जैसे मैंने पहले बताया कि एक गाना सुबह से रात तक रिकॉर्ड होता था, तो बैकग्राउंड भी उस समय 8-8 दिन 7-7 दिन हर रील के बाद रील होती थी। आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मैंने पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड कुछ 5 घंटे के अंदर ख़त्म कर दिया था। 3 बजे गया था और मेरे कुछ 20 या 22 पीस है पूरी पिक्चर में, 3 घंटे में पूरी पिक्चर बता दी थी। तो ये फ़र्क है, आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लोग उसका फ़ायदा उठा रहे कि काफ़ी म्यूजिशियन घर बैठे हुए हैं, लोगों को काम नहीं है। तो एक तरफ से फायदा भी है और एक तरफ से नुकसान भी है। तो उस सिचुएशन की मैं बात कहूंगी कि किस तरह से आपको सिचुएशन बताई जाती है कि आप इसके लिए ये पीस बताइए। एक वक्त आपको मैंने पहले ही बताया कि हम फिल्म देखते थे, पूरी फिल्म हमें देखने मिलती थी। आज हमें फिल्म देखने नहीं मिलती, हमें एक पीस बताया जाता है कि भाई आपको ये 25 सेकंड बजाना है। यहाँ हमारे इमोशंस, मतलब लोगों को लगता है कि फिल्म म्यूजिक तो बहुत ईजी है, बट उस 25 सेकंड में मुझे उस स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुझे एक्सप्रेशन लाना पड़ता है मेरे म्यूजिक के थ्रू। अगर कोई हीरोइन रो रही है तो वहाँ तो कोई डायलॉग है ही नहीं, बट वो रोना मुझे इंस्ट्रूमेंट में पैदा करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था कि हम उस पिक्चर को 10 बार देखते थे, आज ऐसा नहीं है। आज हम जाते हैं, 15 सेकंड देखते हैं और बजा के आ जाते। तो यू हैव टू बी सो प्रोफेशनल नाउ डेज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। यू हैव टू बी सो प्रोफेशनल कि आपको स्टूडियो में कम बजाना है लेकिन घर में रियाज, वो रियाज में हर रंग, हर मूड, हर एक्सप्रेशन घर पे पैदा करके रखना पड़ता है ताकि आप वहाँ जाए तो आप उस चीज़ को लोगों के सामने पेश कर सकें। आपने बताया कि आपका जो साजों से प्रेम है ये शौक की तरह शुरू हुआ और अब आपका व्यवसाय बन गया, अब यही आपका जीवन है। इस फिल्म इंडस्ट्री में आपके आइडल कौन रहे हैं? मैंने मैंडोलिन सीखना शुरू किया जब, तो आइडियल जैसा तो नहीं था। मैं मिस्टर हेमंत करके थे, जो उनके बेटे हैं संदीप सिरोडकर करके, काफ़ी गाने आज वो कर रहे हैं, वो बजाते थे मैंडोलिन। उनको देख के मैंने मैंडोलिन सीखना शुरू किया। फिर गिटार को आप बोल सकते कि मैंने भूपी जी को काफ़ी फॉलो किया, भूपेंद्र सिंह जी को देखता था। और गोरख भाई है, प्यारे भाई के छोटे भाई साहब है, वो भी बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं। काफ़ी सारे पीसेस उन्होंने आपने सुने होंगे, बॉबी में या डफली वाले में गिटार के पीसेस सारे गोरख भाई के बजाए। उनको देख के मैंने गिटार में उनका स्टाइल एक्वायर करने की कोशिश की। फिर मैंडोलिन मैंने काफ़ी लोगों को सुना और 12 स्ट्रिंग और इलेक्ट्रिक गिटार मैं काफ़ी भूपी जी को फॉलो करता हूँ। तो दीज आर माई आइडल्स, लाइक यू कैन से भूपी जी एंड हेमंत करके हैं, उनको देख के मैं सीखना शुरू किया। जितने भी साज हैं, सुर चाहे सबके एक हैं लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो सब अलग अलग आता है। हाँ जी। और अगर बात करें रबाब की, तो रबाब की तो बात ही कुछ और है। जानना चाहेंगे कि इसका ओरिजिन कहाँ का है? ओरिजिनल हिंदुस्तान में कश्मीर से है जी। कश्मीर में रबाब लोग बजाते, कश्मीरी फोक म्यूजिक में लोग इस्तेमाल करते हैं इसको। और रबाब बजता है अफगानिस्तान में। पठान, जो लोग आपने पिक्चर देखी होगी जिसमें मैंने नहीं बजाया, एक पिक्चर आई थी जंजीर जी, जिसमें प्राण साहब ने पठान का रोल किया और कल्याण जी भाई ने बहुत अच्छा गाना दिया, यारी है ईमान। तो ये जो पठान अफगानिस्तान का म्यूजिक है, अफगानिस्तान, ईरान, उस तरफ का ये अखरोट की लकड़ी से बना हुआ साज है, तो वहाँ बहुत इस्तेमाल होता है ईरान, अफगानिस्तान में। और हिंदुस्तान में कश्मीर में तो बरसों से रबाब यूज़ होता है। और सबसे पहला रबाब आप देखें तो गुरु नानक जी जब अपनी, मतलब ये शब्द जो गाते हैं, पंजाबी धार्मिक शब्द जो गाते हैं, आप कहीं भी फोटो देखेगी तो गुरु नानक जी के साथ उनके 2 चेले थे, उनके एक के हाथ में ये रबाब था। मतलब ये रबाब कितना पुराना है आप समझ सकती है। तो हिंदुस्तानी में पंजाब और
कश्मीर से ये ताल्लुक रखता है। और आप बाहर की बात करें तो नज़दीक के एरिया में ही फार ईस्ट में आप कह सकती है कि अफगानिस्तान और अगर तुलसीदास जी की बात करें तो उनके हाथ में हमेशा एक तारा देखा जाता था। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब संगीत कुछ भी अपने मन के भाव को बाहर निकालने के लिए संगीत का साथ बहुत जरूरी है। हाँ जी। साजों का संबंध हमारे साथ शायद जब से इंसान ने जन्म लिया है तब से ही रहा है, क्योंकि अगर हम कृष्ण जी की कल्पना करते हैं तो उनके हाथ में बांसुरी देखते हैं। बांसुरी के बिना कृष्ण जी को याद करना असंभव है। इसी तरह से जब हम मीरा जी को याद करते हैं, मीराबाई के हाथ में हमेशा एक तारा रहता था और संत तुलसीदास जी के हाथ में किरताल होती थी। और इसी तरह से जितने हमारे संत महात्मा हुए हैं उनके साथ भी कोई ना कोई साज हमेशा जुड़ा रहा है। यानी कह सकते हैं कि मन के भावों को बाहर निकालने के लिए सुर और ताल बहुत जरूरी हैं। अपना शरीर, मैं एक साइंटिफिक वे से बात करूंगा तो आप किसी इंसान को बताइए कि वो बगैर रिदम के चल नहीं सकता। आपका जो एक टेम्पो है चलने का, हर इंसान का एक टेम्पो है, तो शरीर में आपके रिदम तो है ही है। आपका हार्ट अगर जरा भी उसकी लय हिल गई तो आपका पूरा शरीर हिल। और सुर की बात करो, टेम्पो तो होना ही जरूरी है और सुर तो है ही है अंदर, क्योंकि आप सुर के बगैर गा नहीं सकते। तो हर एक इंसान में कहीं ना कहीं सुर है। ठीक है, वो गाता नहीं है अच्छा, या लेकिन सुर की समझ तो हर इंसान को है। वो सुनता है तो उसके कानों को क्यों अच्छा लगता है। तो अगर उसको थोड़ी सीखा नहीं है, वो जरूरी नहीं है कि सीखना जरूरी है, पर उसमें कहीं ना कहीं उसको सुर की समझ तो है कि मुझे उसको ये सुर अच्छे लगते हैं। तो इंसान बगैर संगीत के, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो लोग संगीत को मेडिकल थेरेपी के हिसाब से यूज करते हैं कि आप रोज सुबह ये राग सुनो तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, दोपहर को ये राग सुनो। तो दिस इज म्यूजिक। यू आप नहीं रह सकते बगैर म्यूजिक के, इंसान रह ही नहीं सकता। जयंतीलाल जी, हमने साजों की बात की, इस वक्त आपको कौन सी रचना याद आ रही है जो हम सुन लें? बहुत सारी है दिमाग में, बट फिर भी मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि जो पुराने गाने हैं उसको हम भुला नहीं सकते। नौशाद साहब के गाने हैं या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के गाने हैं या आर डी बर्मन के गाने, आज जितने भी गाने बन चुके हैं या बन रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्यारे भाई की या लक्ष्मीकांत जी की या आर डी बर्मन की या झलक नजर ही आती है आज के नए म्यूजिक डायरेक्टरों में। कहीं ना कहीं एक ज़माना ऐसा था कि हर एक म्यूजिक डायरेक्टर की एक इंडिविजुअलिटी थी। आज आप ये गाना सुन के बता सकते हैं कि नौशाद साहब का गाना है या नैयर साहब का गाना है या मदन मोहन जी का गाना है। आज आप बता नहीं सकते कि ये टीवी पे किसका गाना बज रहा है, नाम नहीं पढ़ोगे तो पता नहीं चलेगा। तो इंडिविजुअलिटी है, वो खुद को लानी पड़ती है। जैसे राजेश रोशन एक नए म्यूजिक डायरेक्टर आए थे, उनका एक अलग अलग स्टाइल था, तभी जाके वो पॉपुलर हुए। तो हर एक इंस्ट्रूमेंटेशन की जो बात करती है आप, जो कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है, जैसे आप कहेंगे कि इलिया राजा का एक गाना था ए जिंदगी, जिस सुरेश वाडकर जी ने गाया था, कमला से, वो गाने का ऑर्केस्ट्रेशन आप बोलेंगे तो मैं मतलब आई थिंक इलिया राजा जैसे कंप्लीट म्यूजिक डायरेक्टर बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में, जो ही हिमसेल्फ इज अ कंपोजर प्लस हिमसेल्फ इज अ अरेंजर एंड ही हिमसेल्फ इज अ राइटर। तो मतलब म्यूजिक राइटर, नॉट द लिरिक राइटर, but he writes himself, he composes himself and he is a genius and I like in modern age वो गाना मुझे बहुत पसंद है, ए जिंदगी, जिसका ऑर्केस्ट्रेशन, सिंगिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज हुए, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी किया वो। दैट्स द बेस्ट सॉन्ग आई लाइक। तो कौन सा गाना इस वक्त आप सुनवाना चाहेंगे? यही सुना दीजिए, ए जिंदगी गले लगा ले।
जिंदगी हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से चुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। छोटा सा साया था आंखों में आया था। हमने दो बूंदों से मन भर लिया। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला। हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले। है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला। है ना। है जिंदगी गले लगा ले। गले लगा ले। गले लगा ले। ओ गले लगा ले। हम 3 शब्द सुनते हैं, म्यूजिक डायरेक्टर, अरेंजर एंड कंपोजर। इन तीनों में क्या अंतर होता है? इन तीनों के क्रिएशन से जो रचना बाहर आती है वो हम सिर्फ महसूस कर पाते हैं, सुन पाते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर एंड कंपोजर, यू कैन से दीज आर द टू सेम थिंग। लाइक एक कंपोजर होता है जो गाना कंपोज करता है, म्यूजिक डायरेक्टर ही गाना कंपोज करता है। म्यूजिक डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री में लिखते हैं कि म्यूजिक डायरेक्टर, फॉरेन में म्यूजिक कंपोजर ही आता है। दे नेवर राइट म्यूजिक डायरेक्टर, दे ऑलवेज राइट म्यूजिक कंपोजर। हमारे यहाँ म्यूजिक लिखते, म्यूजिक बाय एलपी या आरडी और व्हाटएवर इट इज। और अरेंजर एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे गाने को एक रंग भर देता है। जैसे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल में प्यारे लाल जी म्यूजिक डायरेक्टर
प्लस अरेंजर भी बोल सकते हो, पूरा गाने को डेकोरेट करता है। अरेंजर है जो गाने को पूरा डेकोरेट करता है। डायरेक्टर की क्या रिक्वायरमेंट है, उस गाना कौन से सिचुएशन में वो शूट करने वाला है। जैसे एक गाना है कि आपको गाने का इंट्रोडक्शन हो रहा है क्लब में, फिर फर्स्ट अंतरा आपका जा रहा है मंदिर में। अभी एक ही गाने में आपको दोनों चीज लानी है, 3 मिनट में सब कुछ देना है आपको। तो वो काम अरेंजर करते हैं कि पहले क्लब का म्यूजिक बनाना, फिर जो कंपोजर है वो गाना बनाता है, गाने का मुखड़े की जो लाइन है वो कंपोजर बनाते हैं। और कुछ म्यूजिक डायरेक्टर मैंने जैसे कहा इलिया राजा जी है, उत्तम सिंह जी है, या प्यारे भाई है, आर डी बर्मन है, ये खुद अरेंजर कम म्यूजिक डायरेक्टर दोनों थे, या कंपोजर बोल सकते थे। दे यूज्ड टू अरेंज देयर सॉन्ग्स आल्सो एंड दे यूज्ड टू कंपोज देयर सॉन्ग्स आल्सो। आज जो गाने बन रहे हैं वो 6-6, 7-7 मिनट के होते हैं और उनका ओपनिंग म्यूजिक और जो इंटरल्यूड होते हैं वो 1-1, 1.5 मिनट के होते हैं। ये जो अंतर आया है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये टाइम बदलाव लाता है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी इतना बढ़ते गया, सिचुएशन बढ़ते गए। आज पहले गाना बम्बई में शूट होके ज्यादा लोग कश्मीर तक जाते थे शूट करने के लिए। आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी फिल्मों की शूटिंग होती है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई न्यूजीलैंड जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड। तो उस सिचुएशन को पूरा क्रिएट करने के लिए उतना म्यूजिक तो लाना ही पड़ेगा। और फिर लोगों को भी अच्छा लगता है उस सीन सिनेरी देखने के बाद, सिचुएशन स्क्रीन पे। तो दैट्स व्हाई द म्यूजिक इन बिटवीन म्यूजिक हैज इंक्रीज्ड। और उस जमाने में कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ करती थी, डाली को हाथ रख के एक गाना गा देती थी हीरोइन, कोई मूवमेंट नहीं। तो उसके लिए आप म्यूजिक में करेंगे क्या? तो ये डिफरेंस आया। आज मूवमेंट है, आज पिक्चर में दिखाने के लिए काफी सारी चीजें है, तो फॉर दैट यू रिक्वायर म्यूजिक। म्यूजिक डायरेक्टर्स के पास उनका म्यूजिक बैंक होता है, उनके पास बहुत सारी धुनें होती हैं जिनको वो समय समय पर इस्तेमाल करते हैं। क्या इसी तरह से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में जो साजिंदे हैं, जो कलाकार हैं, उनके पास भी क्या बैंक्स होते हैं जहां पर वो अपने रचनाएं रखते हैं? रचना नहीं रखते, लेकिन हम जब रियाज करते तो रोज कुछ ना कुछ नई बात निकलती है, तो वो एक जहन में बैठ जाती है। और जनरली जब हम फिल्म का म्यूजिक बजाने जाते हैं तो हमारा कुछ नहीं बजाना होता है, हमारा खुद का बहुत कम यूज होता है, क्योंकि अरेंजर्स होते हैं वो पूरा म्यूजिक बना के लाते हैं, वो हमें लिख के देते हैं। हाँ, हम उसमें हमारे एक्सप्रेशन जरूर डालते हैं। वो म्यूजिक पीस बना के लाते हैं, लेकिन हमको बताया जाता है कि भाई ये मेलोडियस सॉन्ग है, या ये सैड सॉन्ग है, या ये एग्रेसिव सॉन्ग है, या देशभक्ति का गाना है, या भजन है। तो उस पीस को हम उस राग के हिसाब से हम लोग उसको उस एक्सप्रेशन लाने को, बट हमारे पास कोई बैंक नहीं होता है। कि क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है, वो कैसे बाहर आती है? कभी कभी ऐसा होता है कि हमको भी मौका दिया जाता है, ऐसी बात नहीं कि हमेशा ही म्यूजिक बना हुआ रहता है। कभी कभी बोल देते हैं अरेंजर जयंती यहाँ एक 8 बार का पीस आपको बनाना है, ये गाने। तब वो जो चीजें हमने रटी है या हमने जो बजाई है, वो वहीं से हम लोग को कुछ मिलता है कि हाँ ये चीज यहाँ मैं बजा सकता हूँ। तो इस वक्त आपके जहन में कोई ऐसा पीस आ रहा है जो आप हमें बजा के बताएं? हाँ, राहुल शर्मा का एक एल्बम किया था हमने जिसका नाम था वर्ल्ड म्यूजिक, जो मैंने अरेंज किया था और मैंने उसमें बजाया। उसका एक पीस है मेरे पास, वो मैं आपको सुना सकता हूँ। मतलब वो मैंने घर में ऐसे ही कुछ अरेबिक म्यूजिक के हिसाब से किया था, और राहुल के एक पीस के साथ वो बहुत अच्छा लगा, तो राहुल ने बोला ये हम लोग पीस यूज करेंगे, तो ये आपको मैं सुना सकता हूँ। जी। का मैंने आपको जो अभी पीस सुनाया, ये राहुल जी के साथ मेरा संबंध हुआ, शिव जी के साथ मैं बजाता हूँ उनके साथ। तो उनके साथ हमें पता ही नहीं होता कि शाम को 6 बजे क्या बजाना है। हम जाएंगे तब बोलेंगे कि आज हम शिव रंजनी बजाएंगे या आज हम मालकौंस बजाएंगे। तो मालकौंस में वो क्या गत बजाएंगे, वो ऑन स्टेज ही पता चलता है कि आज ये 16 मात्रा में गत बजने वाली। तो ये क्लासिकल है जो अंदर से बात आती है। फिल्म म्यूजिक एक फिक्स चीज है, वो आपको फिक्स ही बजाना पड़ेगा, उसमें आप इम्प्रोवाइजिंग नहीं कर सकते। और जब क्लासिकल और फ्यूजन है वो एक अलग सब्जेक्ट है। आपका ये जो वाद्य है रबाब जिसे मैं देख रही हूँ, क्या इस पर शास्त्रीय राग बजाए जा सकते हैं? राग बजा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जैसे बाकी सारे साज है, संतूर है या फ्लूट है या वायलिन है, जिसमें आपको 3 सप्तक मिलते हैं जिससे आप काफी कुछ फैलाव कर सकती है। क्लासिकल मतलब आप
खरज में बजाना, मध्य सप्तक में और ऊपर के सप्तक में, तीनों सप्तक बजाने चाहिए क्लासिकल। इसमें हमको मिलता नहीं है। इस बाजे की कुछ लिमिटेशन है कि हमको कोई भी सुर पकड़ेंगे तो 1.5 सप्तक से ज़्यादा मिलता नहीं है, तो मुश्किल हो जाता है क्लासिकल बजाना। राग बजा सकता हूँ मैं, राग के नोट सुना सकता हूँ, बट टीप पर पहुँचते तो इसमें आप टीप जाने की जगह ही नहीं है, उसी सुरों में उधर तक ही घूमना पड़ेगा, आप वो एग्रेशन ला नहीं सकते हो। सरोद है, गिटार है, मैंडोलिन है, सारंगी है, वायलिन है, रबाब है और हार्प, ये सारे स्ट्रिंग वाद्य हैं, तार से बजने वाले वाद्य हैं। अलग अलग हमें संगीत सुनाई देता है, इसकी वजह क्या है? नहीं, एक साउंड अलग है। खुशी और सैडनेस या जो भी आप बोल रही है, ऐसा नहीं है। खुशी और सैडनेस है वो सुरों में है, साज में नहीं है, मेरे बजाने ऊपर है। मैं इसी साज पे मैं सैड पीस भी बजा सकता हूँ और इसमें खुशी का भी बजा सकता हूँ। इवन आप बोलती है कि सरंगी में भी बहुत ऐसे पीसेज है जो आप नैयर साहब की पिक्चर, उसमें इतने खुशी के पीसेज है कि आपको लगेगा ही नहीं सरंगी सैड हो सकती है। तो ऐसी बात नहीं है, साज कोई भी हो। गिटार में भी आपको ऐसे पीसेज सुनाऊंगा कि आपको लगेगा इतनी सैड हो सकती है गिटार, नहीं तो गिटार तो लोग बोलते हैं रॉक में ही बजती है। लेकिन इट डिपेंड्स व्हाट नोट्स, आप कौन से सुर यूज कर रहे हो और कैसे बजा रहे हैं। चलते चलते बताइए कि आपका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मैंडोलिन। पश्चिमी देशों के वो वाद्य हैं, उसमें है ऊद और बलालिका। एक रशियन इंस्ट्रूमेंट में, एक फेस्टिवल में रशिया गया था तो मैंने सुना था, आदेश श्रीवास्तव के साथ में गया था, और इस बलालाइका पे मैंने उसको अलग तरीके से हिंदुस्तानी म्यूजिक में यूज किया। वो फिल्म है दिल तो पागल है जी, उस फिल्म का गाना है बोली सी सूरत आंखों में मस्ती, वो गाने में मैंने बलालाइका बजाया। ऊद मैंने बजाया, फना में बजाया, और अभी जूम बराबर जूम में बजाया। अभी अगली फिल्म आ रही है यश जी की, रब ने बना दी जोड़ी, उसमें मैंने बजाया। तो ये सारी चीजें, जैसे मैंने अबिदा परवीन जी का एक एल्बम बजाया था, उसमें भी मैंने ऊद बजाया सूफी कलाम में। तो ये हर इंस्ट्रूमेंट का एक अलग कलर है और हर चीज का एक अलग एक्सटेम्पो। और हम लोग ट्राई करते, कोशिश करते कि हम हिंदुस्तानी म्यूजिक में हर नया कुछ लाए, नया लोगों को नई कुछ अच्छी बातें सुनाई दे, लोगों को कुछ पता चले। जयंतीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें, इतनी नई बातें हमसे की साजों के बारे में। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जगत के एक वादक कलाकार और बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयंतीलाल गोशर से रेणु बंसल की बातचीत। प्रस्तुति सहयोग दिया कार्यक्रम में वीणा राय सिंघानी ने, और इस कार्यक्रम का संयोजन और प्रस्तुतिकरण किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। सेल्यूलॉइड के सितारे